Okay, welcome to this second day of our revision. कल के क्लास में हमने ग्रामर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस किया था. आज कुछ कुछ चेहरे नए दिख रहे जो कल नहीं थे, आज अपीयर हो गए. दैट इज गुड. तो आज का टोटल अपना जो रिवीजन रहने वाला है दैट इज अप अराउंड 16 मार्क्स. ओके, तो राइटिंग सेक्शन जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आज आप अपने पूरे डिस्कशन में ध्यान देते हैं, जो जो पॉइंट्स है वो लिख के लेते हैं, और इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, आई एश्योर यू कि 16 में से एटलीस्ट 14 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे. तो अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो पे अटेंशन एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स एट होम, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं होने वाला है. टुडे इज 17th, राइट? तो 18, 19, 20 इतनी चीजें हैं. कितने दिनों में हम लोगों को पूरा प्रिपरेशन करना है. तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं और उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एंड हाउ वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन देम. 4 में से 4 मार्क्स भी हर राइटिंग सेक्शन में आपको स्कोर करना पॉसिबल है. तो ये 4 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करते हैं. जैसे आप जानते हैं कि राइटिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन होता है इट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, फर्स्ट is scene passage and grammar, second is unseen passage, its summary and um, mind mapping, third is poetry, पोइट्री का कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिशिएशन, ये रहता है. और फोर्थ क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है दैट इज ऑफ राइटिंग सेक्शन. ओके, एक्चुअली बोर्ड ने आपका काम बहुत आसान करके रख दिया है. ओके, मतलब अगर उनकी इच्छा होती तो एक स्टेप लेके वो बड़े आसानी से आप लोगों का काम मुश्किल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों का काम आसान कर देते हैं. इसके लिए उन्होंने बहुत आसान काम किया है. और इसके बावजूद भी अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे तो दैट विल बी वेरी सैड. तो हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट डिसीजन ऑफ द बोर्ड, इनको देखना है, क्योंकि आप लोगों की स्टडी एकदम सिकुड़ जाती है. अगर समझो आपको टोटल राइटिंग सेक्शन में टॉपिक्स है 12. हाउ मेनी? 12 राइटिंग सेक्शन में टॉपिक्स है. अगर वो एक ही चीज अगर आपको बोलते, यहाँ पे आपको और मालूम होना चाहिए कि देर आर ए बी सी डी, देर आर 4 सेक्शंस. मतलब सेक्शन, राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट है उसके अंदर, मतलब सी सेक्शन में और अंदर 4 डिवीजन आते हैं ए बी सी डी. और ए में आपको 3 राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बी में 3, सी में 3, डी में 3, और इन तीनों में से एक आपको लिखना है. ओके, अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि 3 है, 3 में से कोई भी 2 आएंगे, आपको एक लिखना है, तो फिर आपकी वाट लग जाती, क्योंकि आपको तीनों के तीनों प्रिपेयर करने पड़ते. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, 3 है, तीनों में से तीनों आएंगे, आपको एक लिखना है, और ऐसा करके उन्होंने वाट लगा दी, पूरी खुद की वाट लगा ली, और आप लोगों का काम आसान करके रख दिया है. ओके, तो राइटिंग सेक्शन एक्चुअली होता है ताकि आपको वो चीज सीखने का मौका मिले. तो बोर्ड ने विचार तो बहुत अच्छा किया, ये राइटिंग सेक्शन बच्चों को सिखाएंगे, विचार तो अच्छा किया. मतलब लैम्बोर्गिनी गाड़ी दे दे लेकिन उसके टायर नहीं दिए, वो बोले ऐसे चलाओ बिना टायर के, जो पॉसिबल नहीं है. तो वैसा ही ये भी किया, इतना अच्छा विचार उसके साथ एक पॉइंट डाल के सब खत्म कर दिया है. तो यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर दैट, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. ओके,
तो हर इसमें 3-3 राइटिंग स्किल के टॉपिक्स आएंगे और उन तीनों में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। आएंगे तीनों, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और आपको एक अटेम्प्ट करना है, तो वो कौन सा एक अटेम्प्ट करना है हम वे बिफोर डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम में आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, हम पहले डिसाइड करते हैं। आपने डिसाइड किया हुआ है, जिन्होंने क्लास अटेंड किया है सबने डिसाइड किया हुआ है, और अभी फिर से हमको देखना है कि वो जो हमने डिसाइड किया है वो क्यों डिसाइड किया है, एंड हाउ वी कैन स्कोर गुड मार्क्स in that. As I told you yesterday itself, it is very, very, very easy to score marks in English in 12th. Okay? You don't need any kind of decoration. You just need to be simple. But while correcting the paper, I saw कि बहुत सारे लोगों का इस चीज में प्रॉब्लम है कि लिखने का कंटाला साफ नजर आ रहा, ड्रॉ करना, ये सब करना, ये सब चीजें यहाँ पे साफ दिख रही है, और आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, तो एक एक करके हम इन राइटिंग स्किल की चीजों को हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। ओके, जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसके अंदर ये है ए वाला। ए में आपको 3 ऑप्शन है, दैट इज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, एक आएगा। ओके, दूसरा इसमें जो आपको पूछा जाता है वो अटक गया है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP जिसको आप कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। ओके, थर्ड दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो इतनी 3 चीजें है, आपको इन तीनों में से एक चूज करना है, और हमने सब सोचकर सब प्लानिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया कि वी विल गो विद दिस वर्चुअल मैसेज, एंड द रीजन इज ऑब्वियस। हाँ, सबसे पहला है लेंथ। लिखने के लिए तीनों इजी है, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इजी है, ग्रुप डिस्कशन भी इजी है। ओके, लेकिन वर्चुअल मैसेज वर्चुअल मैसेज आप लोगों का ज्यादा इजी है। ओके, क्योंकि ये जो वर्चुअल मैसेज है ये आपको लिखना है 150 वर्ड्स में। ओके, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है 500 वर्ड्स में, और ग्रुप डिस्कशन भी आपको तकरीबन 400 से 500 वर्ड्स में हो जाता है। तो लुकिंग एट दिस, अगर ऐसा ऑप्शन है, राइट, तो डेफिनेटली विल गो विद दिस, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स भी उतने मिलने वाले, लेकिन साइज इसका डेफिनेटली छोटा है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस थिंग। अब ये वर्चुअल मैसेज के लिए क्या करना, जैसे बोर्ड ने इसके पहले ही ब्लंडर किया था। ब्लंडर तो एक्चुअली उन्होंने पहले भी किया था, अभी भी फिर से किया है। ओके, ब्लंडर क्या किया था, ये पहले दिया था 50 वर्ड्स में। ओके, अब सोचो ये 50 वर्ड में आपको लिखने के लिए उन्होंने बोला था 50 वर्ड्स में, ये 500 वर्ड्स में, और ये भी 500 वर्ड्स में। ओके, तो एकदम 10 टाइम ज्यादा। फिर ये 4 मार्क का और 40 मार्क का था क्या? ऐसा नहीं था, ये भी 4 मार्क का था, तो ऑफकोर्स बच्चे एक यूज करेंगे। और वर्चुअल मैसेज 50 वर्ड्स में ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, गड़बड़ हो गया, तो जो गलत है उसको और गलत करो, तो फिर और ठीक करेंगे। फिर इसको 150 वर्ड्स में कर दे, 100 to 150 वर्ड्स में वर्चुअल मैसेज लिखो, ऐसा उन्होंने प्लान किया। और
ये वर्चुअल मैसेज अभी उन्होंने किया 150 वर्ड्स का, जो रिसेंटली आया है। ओके, तो अभी आपको वर्चुअल मैसेज लिखना है 150 वर्ड्स में। पहले का पैटर्न वर्चुअल मैसेज का अलग था। वो कॉन्वर्सेशन देते थे आपको, ओके, और कॉन्वर्सेशन देने के बाद आपको बोलते थे कि ये कॉन्वर्सेशन में से एक मैसेज है, इसका फोन आया, वो नहीं थे, आपने फोन उठाया, वो मैसेज आप किसी और को कन्वे करो। दैट वाज द थिंग एंड इट वाज ओके टू राइट इन 50 वर्ड्स। फिर बाद में उन्होंने क्वेश्चन सेम रखा, साइज बढ़ा दी, तो हम कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली लिखना क्या है। अभी वर्चुअल मैसेज में फोन कॉल आया तो उन्होंने फिर पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। अभी जो टॉपिक आप लोगों को आते हैं वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स है। तो वो क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। अभी उन्होंने रिसेंटली एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया हुआ है, और यू कैन सी द डेट हियर, 8 तारीख को। इट वाज एक्चुअली प्लान्ड 22 को रिलीज करने वाले थे, लेकिन उनको बोला कि थोड़ा जल्दी रिलीज करो, क्योंकि वो ज़्यादा 22 2 23 ज़्यादा राइम करता है, तो इसके लिए तो उन्होंने अभी 8 तारीख को 10 सीबीएसई का मैंने देखा, उन्होंने दिसंबर में रिलीज किया, बच्चों को पढ़ने को टाइम मिलना। लेकिन आपके ऊपर बोर्ड का इतना भरोसा है, हाँ 10 दिन में बच्चे कर लेंगे 12वीं की, उनको क्या है, तो उन्होंने अभी रिलीज किया है। तो उसके अंदर से हम डायरेक्ट बोर्ड की ज्यादा तारीफ ना करते हुए सीधा हम जाते हैं कि वर्चुअल मैसेज के क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस चीज के ऊपर। और ये मैंने सारे ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ है, आपको भी आया होगा, तो एक बार गो थ्रू करना है इसको। ओके, इसमें जो लास्ट टाइम का भी एक क्वेश्चन बैंक है, ये भी है। इसमें उन्होंने जो डिलीटेड लेसन्स थे ना, उसके क्वेश्चन ज्यादा डाले हुए हैं। तो उनका मूड ऐसा दिख रहा है कि पैसे जाकर डालेंगे तो हम जो डिलीट था लास्ट ईयर उसी के ऊपर डालेंगे, ऐसा एक दिख रहा। लेकिन बोर्ड इज अनप्रडिक्टेबल एज मॉनसून इन आवर कंट्री, तो यू कांट बैंक ऑन देम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो वर्चुअल मैसेज का। ओके, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। मधुरा मेहर is SYJC student studying in Division A. She was not able to attend lecture practical as she was not well. He could not appear for a terminal examination. Imagine you are a parent of Madhura Meher, कुंवारे बाप, कुंवारी माँ, ऐसा होगा सिचुएशन। अभी आपको you have to go into the shoes of these people. Draft a message to convey the same to his her class teacher. Give all supporting details in your message. हाँ, टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर 100 to 150 वर्ड्स लिखना पॉसिबल है, राइट। अब वर्चुअल मैसेज का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है आपको मालूम है? आप टाइप करके भेजने वाले, मतलब मैसेज भेजने वाले, एसएमएस भेजने वाले, व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले, 100 to 150 वर्ड्स का। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है? जैसे फॉर्मेट तो मालूम है आप लोगों को, अगर मालूम है तो फिर लिखा क्यों नहीं फॉर्मेट इसके अंदर? लिखा है, काफी लोगों ने लिखा नहीं, पता नहीं क्या क्या लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है, ट्यूसडे वगैरह वार सब सब लिख के। जो डेट मेन आपको वर्चुअल मैसेज में
डेट लिखना है, टाइम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। फिर बाकी सब लेटर का फॉर्मेट तो आता ही है, जैसे डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इतना आपको करना है। ओके, और मैसेज और नीचे सेंडर का नाम, इतना ही उसमें आता है, तो बाकी कुछ नहीं है, उतना आप लोगों को प्रिपेयर करना है। नाउ अब ये टॉपिक को कैसे डील करना पड़ता है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर फिर से एक बार पढ़ो अगेन। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, वॉट एवर क्वेश्चन यू रीड, राइटिंग सेक्शन इज फॉर 4 मार्क्स, और इसको लिखने के लिए आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे, राइट। कुछ लोग ये 12 से 15 मिनट में से भी टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, और टाइम कैसे बचाते हैं? बाय रीडिंग क्वेश्चन क्विकली। ओके, अगर आप क्वेश्चन फास्ट पढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन पढ़ने को आपको आधा मिनट लगेगा, फास्ट पढ़ेंगे तो 20 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड बचाते हैं, क्वेश्चन आधा ही समझ में आता है, पूछा कुछ और होता है, लिखते कुछ और है, आगे की 15 मिनट भी जाते हैं, 4 मार्क भी जाते हैं। इसीलिए आपको ये सब जो 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स का लिखना है ना, आपको याद रखो आप, यू नीड ओनली 5 मिनट्स टू राइट दैट। हाउ मच टाइम? 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट आपको लगने वाले हैं उसको लिखने को। आज लगे तो जाके घर पे आपकी राइटिंग स्पीड चेक करना। आप 1 मिनट में मिनिमम 30 वर्ड्स लिख सकते हैं, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। ओके, आप लिखे खुदा पड़े ये सिचुएशन में तो कितना भी लिख सकते हैं फिर आप। और लास्ट लास्ट में आपको मालूम है 2 मिनट के अंदर आप पूरा पेज भर के लिख देते हैं, स्पीड बढ़ जाती है ना अपनी। एंड वी डोंट केयर कि कैसे लिखने को है, लिख रहा ना मैं, खत्म, दैट इज ओके, सिचुएशन के हिसाब से, है ना। लास्ट की ओवर है, जितने को अगर 36 रन चाहिए, तो बैटिंग स्किल कौन दिखाएगा, देखो मेरा डिफेंस कितना स्ट्रांग है। ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको फोकस करना पड़ता है कि कंप्लीट करना है, लिखना है, 4 नहीं तो नहीं 1.5 तो मिलेंगे, राइट। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड, री रीड, री रीड अंटिल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर टास्क, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों में आपका क्वेश्चन बदलता जाता है। हर छोटी छोटी चीजों में, इसके लिए ना बार बार आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स वाई रीड द क्वेश्चन। अब मिहिर, सॉरी, मधुरा, मिहिर, आप इन दोनों में से एक अपने जेंडर वाइज बन जाना है। ओके, यू हैव अ चॉइस टू जेंडर चेंज एज वेल। तो एस वाई जैसी स्टूडेंट स्टडिंग इन डिवीजन ए, मतलब आप मधुरा है या मिहिर है, ओके, डिवीजन ए में पढ़ रहे, 12th में। इफ यू नो व्हाट इज एस वाई जे सी, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज, मतलब 12th में पढ़ रहे। शी ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, एंड शी he was not well, as she was not well, okay, he could not appear for a terminal examination, term exam को भी नहीं आए। Imagine you are a parent of Madhura Meher, ड्राफ्ट मैसेज टू कन्वे द सेम टू योर क्लास टीचर, क्लास टीचर को लिखना है। अभी ये जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन को लिखने से पहले कुछ सिंपल सिंपल चीजें आप अगर करेंगे ना, तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आएगा, यू वोंट बी मिसगाइडेड। सबसे पहला आपको क्या सोचना चाहिए कि आप कौन है, हु आर यू, ओके, आपका नाम क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यू शुड गेट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, हु आर यू। सेकेंड थिंग, व्हाट आर यू, मीन्स व्हाट इज योर कैपेसिटी, आपका जॉब क्या है, आपका स्टेटस क्या है, ओके, आपका मतलब पोजीशन क्या है, दिस हैज टू बी क्लियर। आपको लिखना है तो ये क्लियर होना चाहिए, ओके। तीसरा, व्हाई आर यू राइटिंग दिस मैसेज, क्यों लिख रहे हैं, ओके। चौथा, whom आर यू राइटिंग दिस, किसको लिख रहे हैं, whom, that is also important, okay. And finally, what you are going to write,
अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस खुद को पूछ लेते हैं ना, तो काम बहुत इजी हो जाता है. Along with that, according to the situation, if you want to write when, ये भी क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहिए, because these are the factual things that are must, that are needed whenever you want to draft a message. Okay, तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आता? हु आर यू? हाँ, मधुरा या मिहिर के कुंवारे पेरेंट्स है आप. ओके okay? अब वो कौन है फिर? 12th में पढ़ रहे हैं, आपके सुपुत्र या सुपुत्री 12th में पढ़ रहे हैं, डिवीजन ए में पढ़ रहे हैं. ओके okay? और आपको मतलब क्या है ये बताया आपने. हु इनके पेरेंट्स है, व्हाट एज ए पेरेंट आप इसको लिख रहे हैं. ओके okay? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एग्जाम अटेंड नहीं कर पाए, इसका जस्टिफिकेशन आप लोगों को देना है. और क्या लिखना पड़ेगा कि was not well. Okay, why was not well we don't know, but not well ये आपको लिखना है. ओके, कब लिख रहे? अगेन, टर्मिनल एग्जामिनेशन को अपियर नहीं हो पा रहे हैं तो टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए लिखना है. वैसे 12th की टर्म एग्जाम बोर्ड एग्जाम होती डायरेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म एग्जाम. यहाँ पे बोलना नहीं ना कौन सा टर्म एग्जाम. 12th की तो वैसे डायरेक्ट सेकंड टर्म एग्जाम होती नहीं है, इट इज जस्ट बोर्ड एग्जाम. तो आपको बोलना है फर्स्ट टर्म एग्जाम. तो फर्स्ट टर्म एग्जाम का लिखना है तो आपको डेट लिखना पड़ेगा अक्टूबर वगैरह का. ओके, एग्जाम का डेट नहीं लिखना है क्योंकि दैट विल चेंज द होल सिनेरियो. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप अगर पूछते हैं ना तो पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाता है, और एग्जामिनर को यही चीजें खटकती है अगर गलत जाए तो. और इसमें से कुछ भी आपने अगर गड़बड़ कर दिया ना तो एग्जामिनर सोचेगा क्वेश्चन पढ़ने नहीं आते, इसको क्या मार्क दूं मैं. 1.5, 2 इस तरह से मार्क बिना आंसर पढ़े वो दे देते हैं. दैट्स वाई बिफोर गोइंग थ्रू दिस एक बार पूरा चेक कर लेना, समझ लेना, और फिर लिखना स्टार्ट कर देना. इतना हो गया तो वही पैटर्न फिर से. तो इसका डेट आप लिखेंगे अक्टूबर का, मान के चलो 21 अक्टूबर 2022. फ्यूचर का डेट कभी मत लिखना, पास्ट का डेट लिखना. 2022 का लिखेंगे आप. टाइम मॉर्निंग का लिखेंगे क्योंकि मैसेज समझो मॉर्निंग में कर रहे हैं आप. और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आई एम एक्स वाई जेड. डोंट राइट योर नेम. रिमेंबर, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों ने मस्त अपना नाम एकदम ठोक बजा के लिखा हुआ है. मैं ऐसा ऐसा हूं, जो करना है कर लो. बोर्ड में आपका नाम डिस्क्लोज करना, इट कम्स अंडर माल प्रैक्टिस केस. यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज योर नेम. अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा कि आपका पूरा परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाएगा इस साल का. फिर आपका पेपर में फोटो आएगा जेई में AIR नंबर 1, AIR नंबर 1. कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, 12th बोर्ड परफॉर्मेंस कैंसिल. तो AIR नंबर 1 क्या करेंगे? जीरो वैल्यू टू दैट, कोई वैल्यू नहीं है उसको. राइट, तो इसके लिए नाम नहीं लिखना. कोई ऐसा एक्शन लेता नहीं है, पर अगर लिया तो ये हो सकता है. ओके, तो आपका परफॉर्मेंस पूरा कैंसिल हो सकता है. डोंट राइट योर नेम. XYZ ABC ये लेटर क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाने को बना है? नहीं, ये एग्जाम में यूज करने के लिए बनाए हुए हैं. तो इसके लिए लिखना आप लिख सकते हैं कि आई एम XYZ मधुरा मिहिर पेरेंट. अब फिर से बोर्ड वालों का आप देख सकते हैं कि क्या आप मधुर मेरा है नहीं. एक्चुअली देखा जाए तो हम भी क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर रहे थे एक्चुअली. तो बोर्ड वालों का दिमाग देखो, आप पेरेंट है, लिखने वाले हैं, तो अगर एक ही नाम देते तो इनके फादर का व्हाट जाता. ऐसे तो नहीं बोलना यू आर मधुरा मिहिर. अब बच्चे का जेंडर कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है ना. अगर एक भी लिखते मधुरा इज या मिहिर इज, ऐसे भी लिखते तो चल जाता था ना. अब तो अल्टीमेटली पेरेंट ही है ना. दैट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, तो
किसी ने तो इनको 7 तारीख को बोला, अरे वो क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं किए, अच्छा 8 तारीख को रिलीज कर दिया। ऐसा हुआ है कार्यक्रम, सीधा सीधा हमको लगता है। एनीवे तो आपको लिखना है MXYZ, आप एक फिक्स करो, आपको लड़का हुआ है मिहिर फादर या फिर मदर ऐसा ले सकते हैं। तो आप बताओ पूरा सिस्टमेटिकली क्या क्या तकलीफ हुई थी, एक आध बीमारी का नाम बताओ, और डेंगू हुआ था या वट एवर वायरल फीवर हुआ था, कोरोना हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, बताओ। और उसकी वजह से एग्जाम अटेंड नहीं कर पाए, इसको आपको 100 to 150 वर्ड्स तक खींचना है। ओके, तो थोड़ा डिटेल में बताओ। डॉक्टर के पास लेके गए थे और डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था, बेड रेस्ट किया था, मेडिकेशन चालू था, एडमिट था, ओके, और हेवी ट्रीटमेंट चालू था, दूसरों को इन्फेक्शन ना होना इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए एक्सक्यूज करो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं आप। ओके, वैसा लिख देना है, दैट्स इट। सिंपल लिखो, सादा लिखो, क्लीन लिखो। मेजर मार्क्स क्लीनलीनेस को है। ओवर राइटिंग स्क्रैचिंग ये नहीं किए ना, मैं कहता हूँ सारे के सारे लोग 90+ स्कोर करेंगे, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल सादा छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, फुल स्टॉप दो, क्लीन लिखो। एग्जामिनर को पेपर पढ़ते समय लगना चाहिए कि बढ़िया पेपर है, अच्छे से लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। इट डजेंट मैटर आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, पढ़ने लायक होना चाहिए। इतना करना है, और एक पॉजिटिव एंड उसको करना है कि आई होप यू विल कंसिडर द ऑल ऑल सिचुएशंस। इफ यू डिमांड I will, if you need, I will produce the prescriptions and also the reports from the hospital uh, to convince you, yeah, to make you sure about the situation. ऐसा इतना लिखना है, और your hopefully yours फिर mixed XYZ इतना करना है, राइट, गॉट इट। इस तरह से वर्चुअल मैसेज आप लोगों को लिखना होता है, दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन दिया है, अगेन आप देख सकते हैं बोर्ड वालों की करामत। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इमेजिन यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, यूज द गिवन टेम्पलेट and a draft a virtual message in about 100 to 150 words to give these details to your friend. Okay, give your own reasons to support your message. With the help of the details given above, complete the template given below. अब ये कंप्लीट करना है। कॉल फॉर, कहाँ है कॉल, मुझे तो नहीं दिख रहा है, नहीं है। किससे आया कॉल, नहीं है। और नीचे है मैसेज टेकन बाय, किसने उठाया और ये लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, हमारी पगार बढ़ाओ। अब बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी ना, आपके पेपर जब जमा हो जाएंगे बोर्ड में, तो ये लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, आप लोगों को पकड़ेंगे ऐसे चिमटी में और बोलेंगे कि जब तक हमारी पगार नहीं बढ़ाएंगे पेपर चेक नहीं करेंगे। फिर सरकार को थोड़ी ना अपने जेब में से 2 स्क्वायर फीट जमीन बेच के पैसे देना है। वो बोलेंगे ठीक है बढ़ाओ, 20,000 से पगार बढ़ जाएगी इनकी, और ये फिर से अगले साल ये चीज करने को तैयार। इनको अगर पूछा कि फिर ये जो है ये 8 तारीख को रिलीज करने का क्या मतलब है, इसके 50,000 कट करना है क्या तुम्हारे पगार से, जाने दो, अपने लिए बात नहीं, लेकिन इट इज यूजलेस। अगर कॉल होता तो ठीक है, अगर समझो, अब फिर से बताता हूं, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है अगर कॉल आता और सब कुछ होता और उन्होंने पैटर्न अगर दिया, तो ये पैटर्न ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यूजिंग द गिवन टेम्पलेट, यूज द गिवन टेम्पलेट ऐसे बोला है। अगर कॉल आया तो ये फॉर्मेट ड्रॉ करके आप लोगों को लिखना है, अगर उन्होंने फॉर्मेट दिया है तो। क्लियर है, हाँ। तो
बाकी कुछ आपको करना नहीं। ये ड्रॉ करने में पता नहीं क्या दिक्कत जाती। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ था, विल डिस्कस व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू क्वेश्चंस, और बोला था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर उन्होंने बॉक्स वगैरह दिया हुआ है ना, तो राइट दैट बॉक्स एज इट इज, बॉक्स में लिखो। फिर भी वो लोगों ने ऐसे ही वो मैसेज को पूरा खुला छोड़ दिया ठंडी में। तो उसको बॉक्स बनाओ ना, गिव प्रोटेक्शन, ऐसा बॉक्स बना के वगैरह जैसा है वैसा ड्रॉ करो। नहीं तो उसके लिए देखो होगा क्या, आप बोलेंगे सर ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे तो कितने मार्क्स कटेंगे, मैं बोलूंगा आधा मार्क कटेगा। पर अगर उन्होंने 2 मार्क काटे तो किसकी कॉलर पकड़ेंगे आप? घर में आरसा तो होगा, आईना तो होगा, सामने वाले की पकड़ लो, है ना? तो इसके लिए ड्रॉ करो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो पढ़ेगा ही नहीं ना। अगर आपने कैसे कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, वो पढ़ेगा ही नहीं। कहाँ है फॉर्मेट? तो 1.5 2 मार्क दे देगा, 2 2.5 मार्क आपके आसानी से कट जाएंगे। ओके, एंड इट इज वेरी इजी फॉर देम, उल्टा अच्छा है उनके लिए, मार्क उनका समय बच जाएगा ना। ऐसा 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 करके दे देंगे। मैंने बोला ना लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के 25 मार्क बढ़ गए। अच्छा, उनके इंग्लिश में मार्क्स कम मिले थे इसलिए टोटल परसेंटेज प्रॉपर नहीं हो रहे थे, और आर्किटेक्चर में उनके जो आर्किटेक्चर क्राइटेरिया था ना वो पूरा नहीं हो रहा था, और उधर क्वालिफाई होके भी इधर इंग्लिश में कम मार्क्स मिले थे, इसलिए क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो उनको एक ही उम्मीद थी, बोर्ड में जाके कोशिश करना। फिर मेरे पास आए, मैं बोला बहुत सारे मार्क्स बढ़ेंगे, आपको 25 30 मार्क्स तो आसानी से बढ़ जाएंगे। तो टिक करके दिया, यहाँ 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 मार्क्स बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोर्ड में अप्लाई किया तो उनके 25 1 मार्क बढ़ के आ गए, तो क्वालिफाई हो गए। पर वो जो बीच का पीरियड था, हाउ एम्बेरेसिंग इट वाज। तो इसके लिए ना आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना है। आपको मार्क्स स्कोर नहीं करना है तो अलग बात है, बट आपको जो करने को बोला उतना करो। बाकी उसके बावजूद भी अगर किसी ने कम मार्क्स दिए तो आपके हाथ में थोड़ी ना था, यू डिड योर बेस्ट। ओके, इसके लिए ऐसा फॉर्मेट अगर आया तो ड्रॉ करो, ड्रॉ करके लिखो। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए, दोनों क्वेश्चंस में गलतियां हैं। वी फोकस ऑन व्हाट वी कैन राइट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि उस चीज के ऊपर जो अपने हाथ में नहीं है। ओके, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज अपने लैंग्वेज में लिखना है, पैराग्राफ बनाओ इसके अंदर। 100 to 150 वर्ड्स का एक ही पैराग्राफ नहीं होता है, 2 3 पैराग्राफ्स बनाओ, क्लैरिटी रखो, टेंसेस प्रॉपर लिखो। ओके, कोई भी टॉपिक अगर आया तो आसानी से लिखो। अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, जिस क्वेश्चन में क्या आया था, इसमें क्वेश्चन पूछा था, यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। भूल जाओ कि ये इसमें बैठेगा, इसी की स्टडी करते हैं। एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, यूज द गिवन टेम्पलेट इन ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू गिव दीज डिटेल्स टू योर फ्रेंड। अब फिर से सवाल पूछेंगे आप, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू राइटिंग दिस, whom आर यू राइटिंग दिस, ओके, एंड व्हेन आर यू राइटिंग दिस, कब लिख रहे हैं आप। उसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, व्हाट आर यू राइटिंग देयर। ओके, ये सब क्वेश्चंस पूछ के देखो, सारे सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाएंगे ना, यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड वर्चुअल मैसेज। ओके, गॉट इट, क्लियर है? ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, इसमें नहीं बैठेगा, दैट इज ओके। अब एसओपी, डोंट गो फॉर दैट। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, शॉर्ट में बताता हूं क्या होता है। ओके, actually whenever you take admission for any higher studies, mostly graduation and post graduation courses, 12th के बाद आप कौन से कोर्सेज को एडमिशन लेंगे? ग्रेजुएशन के लिए, जैसे यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट क्लास होता है, वो करने के बाद आप ग्रेजुएट बन जाते हैं। पीजी के लिए whenever you apply to reputed universities, most of the universities if they are foreign universities, वहां पर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछते हैं। वो जरूरी हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोगों को लिखना। मतलब आप क्यों एडमिशन ले रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग एडमिशन टू दैट कोर्स, तो पूरा आपको लिखना पड़ता है।
हाउ यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स, व्हाट स्किल्स यू हैव फॉर दैट कोर्स, वो कोर्स करके आपको आगे क्या करने का प्लान है। आप अगर ये नहीं बताएंगे इसको कोर्स करके आगे मैं इसी में प्लान करने वाला हूँ, आप अगर आपका एम नहीं है, कुछ डेफिनेट मिशन नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं देंगे, भले ही कितने क्वालिफाई क्यों ना हो जाए। इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। ग्रुप डिस्कशन, आप लोगों को डिस्कशन लिखना है, 4-5 लोगों का ग्रुप बैठ के किसी एक विषय के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो लिखना है। लेंदी है इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, हम जाएंगे फिर आगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी गो टू द नेक्स्ट वन। अगला है, उसमें ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग, दैट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट इसके अंदर रहेगा, और उसको और है इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, इसमें से हमने क्या चूज किया है? हाँ, वी आर गोइंग विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने हैं, ये बात ध्यान में रखो। यू आर नॉट गोइंग टू राइट द होल इंटरव्यू, यू आर नॉट गोइंग टू राइट द आंसर पार्ट। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके, ये लिख सकते कि आप ईमेल वगैरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्यों अवॉइड किया? सब सिंपल है लिखने के लिए। ईमेल में फॉर्मेट का गड़बड़ा था, मतलब सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स मेल आईडी, रिसीवर्स मेल आईडी, डेट, सब्जेक्ट, ये सब लिख कर, ओके, फिर आपको पूरा मेल कंपोज करना पड़ेगा। ओके, फिर नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मेट ज्यादा है उसके अंदर, राइट। फिर भी अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में दिक्कत आती है ना, तो एक स्टेफनी रखो आप, दैट इज ईमेल राइटिंग। ओके, इट विल हेल्प यू। थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा सकते, कैसे लिखना उसका फॉर्मेट वगैरह तैयार करके जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग और न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मल लैंग्वेज बहुत ज्यादा होती है, और वो न्यूज़पेपर के लैंग्वेज यूज करने पड़ते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लैंग्वेज जिसमें कोई अपना इन्वॉल्वमेंट ना हो, फीलिंग्स ना हो, थॉट ना हो, मतलब एकदम ड्राइली चीजों को रिपोर्ट करने का स्किल आना चाहिए। और जो बार बार न्यूज़पेपर पढ़ता है उनको ये लिखना ज्यादा इजी हो जाता है। तो उसमें आपका प्रेजेंटेशन भले ही अच्छा रहे, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है उसका मार्क आपका कट सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। ओके, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोगों को डील करना है। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। इसमें एसओपी वगैरह क्या है, आपको पढ़ना है तो पढ़ के देख सकते हैं। मेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो ऐसा ही ड्रॉ करो। मैंने इस बार जिन ऐसा ड्रॉ नहीं किया उनके एक एक मार्क काटे हैं। ओके, तो इसके लिए ड्रॉ प्रॉपरली। क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है, ये भी बहुत इजी है। आपने ये बॉक्सेस अगर प्रॉपर टेबल ड्रॉ किया ना, तो काफी सारा काम आपका हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ओके, इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। ये तो हर एग्जाम में तकरीबन वही चाहे आपने, घूम फिर के। ओके, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी with the help of the given table and points, draft questions associated with the personality. Do not change the sequence of questions. क्लियरली बोला है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ओके okay? अब पहले ये वाला बॉक्स बनाओ। ओके okay? और एक काम करना है आपको, नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करो। मतलब आपका वर्चुअल मैसेज लिखना हो गया, जितना भी पेज बाकी है छोड़ दो उसको, न्यू पेज पे जाओ।
ओके। और सीबीएसई वाले बच्चे याद रखना, इस बार के आंसर शीट्स आप लोगों के ऐसे वाले रहेंगे, ऐसा आड़े वाले नहीं रहेंगे, राइट। ऐसा स्ट्रेट जैसे रहते हैं ना, पोर्ट्रेट साइज बोलते हैं क्या उसको? ओ, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ओके। तो जिंदगी में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को बधाई हो। बोर्ड के एग्जाम दे रहे। तो नेम ऑफ द इंटरव्यूवी ऐसा लिखना है। नेम ऑफ द इंटरव्यूवी। व्यूअर, वर का मतलब होता है लेने वाला, और इंटरव्यूवी इसका मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है वो। ओके। हाँ, वो अच्छा नहीं लगा इसलिए बोला नहीं मैंने फिर से उसको। तो इंटरव्यूवी कौन है? स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। अब यहाँ पे आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चंस दिए हुए इधर। ओके। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, तो एक आध नाम लिखना है आपको। ये नाम प्रैक्टिकल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ओके। तो विद, और आगे है एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन। पहले इधर नाम आएगा। टेक फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू ले रहे स्मृति मंदाना का। ओके। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्रिकेटर, क्रिकेट लिखो। ओके। डेट टाइम वेन्यू, पहले डेट लिखो कब इंटरव्यू ले रहे हैं, आज की डेट लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम, वेन्यू लिखो उसके बाद, मुंबई या सांगली, जहाँ के भी वो है। और टाइम, टाइम लिख सकते हैं कि कौन से टाइम पे इंटरव्यू लिया, जैसे 10 AM, 4 PM वगैरह। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, कितना टाइम इंटरव्यू चला, 1 आवर, 45 मिनट्स, वट एवर आप लिखना है लिख सकते हैं। 15 मिनट में इंटरव्यू नहीं होता, इतना ध्यान में रखो। और ये पूरा प्रॉपर ड्रॉ करके आप लोगों को लिखना है। ओके। देन अब आगे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, एंड एज आई टोल्ड यू, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब इंटरव्यू लेंगे ना, तो पहले इधर का लाइन ड्रॉ करो, फिर ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करो। इधर ज्यादा जगह छोड़ो। समझ में आया ना कि ड्रॉ करके बताना? नहीं ना? ये नीचे वाले लाइंस ड्रॉ मत करना। ओके। अब ये है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, तो इधर कुछ नहीं आएगा। पहला अर्ली लाइफ स्ट्रगल, ये लिखा, नंबर 1 ये लिखा। उसके बाद अर्ली लाइफ स्ट्रगल पे क्वेश्चन लिखा आपने। क्वेश्चन फुर्सत में लिखो, 2-3 लाइन जितने भी जाएंगे उतने लाइन जाने दो। फिर उसके बाद फिर ये लाइन ड्रॉ करो, देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्यों? दिस विल गिव अस फ्रीडम टू राइट वॉट एवर लेंथ ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू राइट। वैसे 3 लाइन से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं लगेंगे, बट 3 लाइन में लिखा आपने, क्वेश्चन एक ही लाइन में हो गया, तो खाली जगह अच्छी नहीं लगती। तो द लाइन, दीज लाइन्स हैव टू बी कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। तो कहीं पे भी हमको बड़ा लिखना या कंजेस्टेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज बेटर दैट राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस लिख के एक लाइन छोड़ के नीचे की लाइन ड्रॉ करो। और ये बॉक्स 2 पेज पे गया तो भी चलता है, राइट। तो इस तरह से लिखना है। अब नंबर 1 का क्वेश्चन अर्ली लाइफ और स्ट्रगल पे ही होना चाहिए। ओके। तो अर्ली लाइफ और स्ट्रगल पे एक आध क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट इन वुमेन्स IPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ओके। द जर्नी वॉज नॉट सो इजी। व्हाट स्ट्रगल डिड यू फेस इन योर चाइल्डहुड, ऐसा आपको लिखना है। या वॉज द जर्नी इजी और यू हैड चैलेंजेस, ऐसा आपको लिखना है। फिर अर्ली इंटरेस्ट, वर यू interested in cricket right from the beginning or did you have some other interest?
रोल मॉडल इंस्पिरेशन। अभी वो क्वेश्चन तो आपको सबको आना चाहिए। यू आर द रोल मॉडल फॉर मेनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स दिस डेज, बट हु इज योर रोल मॉडल, ऐसा आएगा। ऑब्स्टेकल्स डिफिकल्टीज, एक महिला के लिए मीन्स टू choose a sports career is quite difficult looking at the Indian social taboos. Okay, now what obstacles did you face in your life? Yeah, family support. uh, your father was also a cricketer, your brother also was a cricketer. How did their interest in cricket help you? ऐसा इधर आएगा। हर किसी को लिखना नहीं है ये, मैं वो स्मृति मंदाना के फैमिली के बारे में अगर अच्छा किसी के बारे में मालूम हो तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, हाँ? जिनका मालूम है उनका आप लोगों को लिखना है। आज के न्यूज़पेपर में स्मृति मंदाना का इंटरव्यू है तो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन सो दैट आई कैन यूज इट हियर। न्यूज़पेपर वाचण्याचे फायदे। मोस्ट मेमोरेबल इव्हेंट, ओके, यू हैव ब्रॉट a lot of glory to Indian cricket. Okay, still you must have one moment that will be called as the most memorable moment. Which one is that? Aisa success mantra. Uh, Nowadays, having the highest payment in women's IPL is is a dream of everybody. You have achieved that dream. So, what will you suggest others as your mantra to reach there, or message? Simple, ask a question. There are so many followers who are looking for you. They are up to you looking up to you for their success as an inspiration. What message would you like to give to them? ऐसा आएगा। ओके, तो ऐसा लिख के फिर बॉक्स क्लोज करना। इस तरह से क्वेश्चंस लिखेंगे तो 4 में से 0.1 मार्क्स भी कम नहीं करेंगे कोई। यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया ये देख के ही एग्जामिनर का दिल भर के आता है, और इतना अच्छा लिखा तो वो एक ही सेंटेंस बोलता है, बस पगले। तो इसके लिए बी केयरफुल। गॉट इट। अब यहाँ पे है इंटरव्यू ऑफ सेलिब्रिटी। फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी लाइफ कोच को फॉलो करते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे वो कौन है ना, बिंद्रा, कौन, विवेक बिंद्रा है, और संदीप माहेश्वरी है, वो भी सेलिब्रिटी है, कुमार विश्वास है, सोनू शर्मा है ना, और स्नेह देसाई है। ऐसे लोगों को भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वो भी सेलिब्रिटी है इन शॉर्ट। ओके, विद हेल्प ऑफ द, और क्वेश्चन पढ़ना, हेलो, आधा अधूरा पढ़ के मत छोड़ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। गिवन टेबल ड्राफ्ट क्वेश्चन एसोसिएटेड विद द पर्सनालिटी, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। तुम कुछ भी चेंज करो चलता है, हमने सीक्वेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। इमेजिन you have recently visited social organization, non government organization and taken interview of a social worker। social worker का इंटरव्यू लेना है, सेम है फिर से, with the given table points draft। ये सब, हाँ, ये सब आप ट्राई करके देखो। डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल पर्सनालिटी इधर आए यहाँ पे, और जिंदा इंसान का इंटरव्यू ऐसा बोलना पड़ता है। एक बच्चे ने डायरेक्ट पिछले एग्जाम में एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरव्यू ले लिया मैं बोला भारी है, कब वापिस आए जाके, और छोड़ा कैसे उन्होंने। ओके, उसको और में क्या है ये देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको क्या क्या दिक्कतें होती है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे इजी है, वो आप लोगों ने डील करना है। इंटरव्यू क्वेश्चन को लेके कोई सवाल आपके मन में उपस्थित होता है तो मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है अपना स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इसमें दो चीजें हैं, दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, स्पीच राइटिंग एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, कोई भी कर सकते हैं आप, इट इज फ्री। स्पीच में ज्यादा फ्रीडम मिलता है हम लोगों को एक्सपेंशन ऑफ आइडिया से, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में एक थॉट आता है, उस थॉट के हिसाब से आपको इंटरव्यू सॉरी स्पीच सॉरी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखना पड़ता है। मतलब उसी को लगकर, उसी को कनेक्टेड आपको क्वेश्चन कंटेंट डील करना पड़ता है। जबकि स्पीच में यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स। ओके, ये फिर हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखेगा। अगेन माय एडवाइस, एज यू नो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन केयरफुली इसलिए पढ़ने को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पेपर चेक कर रहा था मैं, तो उसमें एक दीदी ने क्या लिखा हुआ है, फेयरवेल, उन्होंने सिर्फ फेयरवेल वर्ड पढ़ा और उन्होंने फेयरवेल स्पीच लिख दिया। बोला कि मेरा इस स्कूल कॉलेज में पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई एंजॉयड इट। क्या बोलूँ अब मैं, इमोशनल कर दिया, है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आदित्य ने लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना नाम बताना, किन्होंने लिखा है, किसने लिखा है। तो आदित्य मतलब ये आदित्य नहीं, आप भी आदित्य है ना। हाँ, तो आपने तो एग्जाम नहीं दिया था, है ना, तो वो वाले, तो नहीं बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं होता, तो क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से, यू शुड नो कि स्पीच किस लिए लिखा जा रहा है। वो एक सुपरवाइजर थे, श्री श्री श्री, वो मतलब रिटायर हो गए, सुपरवाइजर थे। हाँ, तो सुपरवाइजर थे, वो रिटायर हो रहे थे 28 साल के सर्विस के बाद, उनको उनका स्पीच लिखना था, ना कि आप 28 साल 12th में पढ़ के रिटायर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ना पढ़ने का क्या असर होता है हमको देखने को मिलता है। ओके, स्पीच में अगेन पैराग्राफ्स बनाओ। कुछ लोगों को पैराग्राफ बनाने से क्या एलर्जी मालूम नहीं, ऐसा लगता है अगर पैराग्राफ हम बनाएंगे ना, कंवारे मरेंगे क्या, इसलिए पैराग्राफ बनाते नहीं है, वही दबा दबा के वही एक पैराग्राफ में लिखते हैं। टॉपिक चेंज हो गया, पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। पैराग्राफ कब चेंज करना, इसके बारे में हमको कोई लिटरेरी मतलब लिटरेचर नहीं है, कोई हम लिटरेट नहीं है इनफैक्ट। पैराग्राफ कब चेंज करना, कैसे चेंज करना हमको नहीं मालूम। और हम जो पढ़ते हैं उसको कॉन्शियसली नहीं पढ़ते हैं कि पैराग्राफ यार क्यों चेंज किया इसने पैराग्राफ। अगर हम सोचेंगे तो हमको समझ में आता है कि पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या होता है। ओके, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ओवर खत्म हो गया और तुरंत चलो जैसे कि वैसे वहीं पे खड़े रहो सब लोग, दूसरा ओवर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं रहता ना, देर इज अ ब्रेक, बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस। when paragraph changes everything changes, and whenever you deal with a topic, ऐसा कभी नहीं रहता है कि आप उसी टॉपिक को खींचते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर उसके एस्पेक्ट्स बदलते जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, नहीं तो राइटिंग सेक्शन के मैक्सिमम आंसर सिंगल पैराग्राफ में लिखे हुए। डोंट डू दैट। एग्जामिनर को पढ़ना आसान जाता है। याद रखो, एक पैराग्राफ अगर आप लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर एक लाइन पढ़ेगा, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो। अगर आपने 4 पैराग्राफ लिखे ना, वो 4 लाइन्स पढ़ेगा, क्योंकि हर पैराग्राफ का पहला लाइन तो पक्का पढ़ता हो, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज द टॉपिक स्टेटमेंट। देयर इज अ साइंस ऑफ फॉर्मिंग अ पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट होता है, उस पैराग्राफ में आप क्या क्या लिखने वाले हैं उस चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉपिक स्टेटमेंट। ओके, एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन द पैराग्राफ इज इन अकॉर्डेंस विथ दैट टॉपिक स्टेटमेंट, है ना। तो उसको वो लाइन पढ़ना ही पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग ज्यादा पढ़ रहा है ना वो, और अपने साफ सुथरा लिखा हुआ है तो बेटर है। ज्यादा पढ़ रहा है मतलब देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, तो अगर समझो आपने एक ही पैराग्राफ में अपना आंसर लिखा हुआ है, 2.5 के ऊपर आपको मार्क्स देगा नहीं वो, राइट। 2 2.5 इसके ऊपर मार्क्स देगा नहीं, वो भी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, और आपने कैसा इंप्रेस किया इसके पहले उस पर डिपेंड करता है। इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन दैट, मेक पैराग्राफ।
मोर देन 2 and 2.5 अगर आपको स्कोर करना है तो कुछ तो सूझ रहा है ना? नहीं नहीं, आगे वाले नहीं ना? हाँ तो नहीं, आगे आगे उनको थोड़ा सा ऐसा मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कुछ लोगों को 55 मिनट ही सहन होता, और हो गए अभी 55 मिनट, इसके आगे अब नहीं सहन हो रहा हमको ऐसा। रुके फिर, आज राइटिंग सेक्शन एंड लेना है ना? एग्जाम में 3 घंटे चलाना है आपको कार्यक्रम। ओके, तो पैराग्राफ बनाओ। स्पीच राइटिंग की कुछ कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। पहले तो क्वेश्चन समझो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर उसके अंदर ये भी देखो आप कौन है। वो सवाल हर जगह पे काम में आते हैं। आप कौन है और क्यों स्पीच दे रहे, कहाँ पे दे रहे, यहाँ पे वेयर also plays a very important role. ओके, मंगाओ पत्र वाले। हाँ लिखो फिर, लिखो ना, ये सब चीजें थोड़ी ना सब याद रहने वाला आप लोगों को। ऑनलाइन कितने लोग हैं, थोड़ा देखते हैं, सब लोग जाग रहे क्या? 2 लोग हैं, वाह, एक्सलेंट। आवाज आ रही क्या मेरी आज बराबर? अर्जव, कौस्तुभ, कौस्तुभ है क्या? ओके, यस कौस्तुभ सर, ठीक है। ध्यान दे। हाँ, अरे आवाज बराबर? हाँ सर, यस सर। आई ऑडिबल टुडे? अर्जव यस। पुढे देख रहा। ओके, अर्जव म्यूट करके बोल रहे, वेरी गुड। शादी के बाद ऐसे ही करना है हम सबको। म्यूट। वो बच्चों, पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चों को, बोल बोल, और बोला तो उल्टा जवाब देता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट आपके स्पीच के अंदर होना बहुत जरूरी है। वो चीज करना है, उसके लिए क्वेश्चन आप उनको पूछना है, और साथ में उनका कनेक्शन भी फील होना चाहिए। इसलिए आप उनको बोल सकते हैं कि यू ऑल नो दिस, है ना? अ, मतलब हम आप उनसे बात कर रहे हैं, तो यू एटीट्यूड उसके अंदर होना जरूरी है। उसके अंदर गाइडेंस होना जरूरी है। आपको याद होगा कि नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस दैट, ऐसा आपको करना है। और कोई भी राइटिंग स्किल में ना प्रेजेंटेशन मायने रखता है। साफ सुथरा दिखा तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। उसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेंथ। लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरत से ज्यादा बड़ा आपका राइटिंग सेक्शन का कोई भी टॉपिक अगर दिखा, तो एग्जामिनर बोलता है टू लेंदी, बहुत ज्यादा हो गया। एकदम छोटा देखा तो बोलता टू शॉर्ट। ओके, 150 वर्ड्स एक एवरेज मान के चलो आप। तो आपके कोई भी राइटिंग सेक्शन का जो राइटिंग स्किल का टॉपिक होना चाहिए, इट शुड गो फ्रॉम 150 to 200 वर्ड्स, इस रेंज में होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको लिखना है। ओके, तो लेंथ का ध्यान पक्का रखना। लेंथ बढ़ाने के लिए आप इधर से थोड़ा पुश करके नहीं करना, एग्जामिनर को समझ में आता है। बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखूंगा, ये भी समझ में आता। ओके, इतना तो एग्जामिनर को समझता। क्वेश्चन पेपर सेट करने को नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन इतना समझता। तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखना। लेंथ रिमेंबर। और टाइटल, टाइटल को 1 मार्क रहता है। स्पीच राइटिंग हर जगह पे टाइटल दे दो, मैसेज को टाइटल देने की जरूरत नहीं है। ओके, आप स्पीच को भी स्पीच ऑन ऐसा लिखो, चल जाता। जो भी टॉपिक है उसके ऊपर स्पीच आप दे रहे हैं, ऐसा लिखो। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर ऐसा लिखो ऊपर, राइट? एक्सपेंशन ऑफ आइडिया अगर आप लिख रहे तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में भी आपको वो लिखना पड़ेगा। इन केस समझो अगर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिख रहे हैं आप, जैसे स्पीच को ऑप्शन है
पहले स्पीच के टॉपिक्स देख लेते हैं, देन विल कम टू एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. इमेजिन यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक. मतलब क्या टॉपिक है देखो, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया. और हमारे बोर्ड का देखो ये किधर मुंह करके खड़ा है. द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो टॉपिक क्या है? स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. कब दे रहे इंटरनेशनल वुमेन्स डे? कब रहता? 8 मार्च, राइट. कहां पे देना है? इन योर जूनियर कॉलेज. ओके. तो कब, कौन, कहा, क्या, काय के लिए नहीं. क्या ये इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा देखना है. 100 to 150 वर्ड्स टू विश, यू विश टू डिलीवर बिफोर द स्टूडेंट्स. ओके. तो स्टूडेंट्स के सामने आपको ये स्पीच देना है. तो स्पीच राइटिंग में सबसे पहले ग्रीटिंग्स जरूरी है. ओके. उतना लिखो, स्पीच का आधा काम हो जाता है. जैसे ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स. तो अगर ये टॉपिक पे स्पीच दे रहे तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू विश ऑल द गर्ल्स, कहां पे वुमेन रहेंगे उधर, all the girls a very very happy women's day, and also wish to uh, also wish the same to all women around us. Okay. 8 March, which is celebrated as International Women's Day all over the world, is a unique gesture to show unique gesture towards gender equality. ओके. ऐसा फिर टॉपिक को आपको डेवलप करते जाना है. तो हर टॉपिक अलग अलग रहेगा. ओके. फिर उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप. व्हेन वी थिंक अबाउट आवर सोसाइटी, इज देयर जेंडर इक्वालिटी? फिर डज कॉन्स्टिट्यूशन गिव जेंडर इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी? डज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, डू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री गिव अस शो जेंडर इक्वालिटी? ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछ के उसको एनालाइज आप लोगों को करना है या उसको बता देना है. ओके. फिर एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपकी स्पीच को एंड करना है. इफ यू वांट टू हैव एनी व्हाट वी से थॉट है, प्रोवर्ब है वुमेन्स के ऊपर वगैरह, उसमें आप बोल सकते हैं समवन हैज राइटली सेड वगैरह, ऐसा ऐड कर सकते हैं. तो दिस विल डेफिनेटली मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन. ओके. दूसरा टॉपिक है, यू हैव टेकन पार्ट इन एलोक्यूशन कंपटीशन, यू हैव सेलेक्टेड द टॉपिक, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. ओके. तो इसके ऊपर आपको लिखना है. तो इस पे भी अलग अलग थॉट्स वगैरह है. आपके मन के थॉट्स भी लिख सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ उसको लेबल किसी बड़े ब्रांड का लगाना. आपके थॉट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना कि किसी एक आदमी ने, उसका नाम भी लिखो. हाँ, मेरा नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा कहा था, ऐसा लिख सकते हैं. ड्राफ्ट स्पीच, ये क्वेश्चन लेकिन मैं बोलता हूँ अच्छे से पढ़ना. ड्राफ्ट स्पीच एन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स दैट यू विश टू डिलीवर बिफोर द ऑडियंस. कहाँ का है मैं बता नहीं गया है. यू विश टू टेक पार्ट इन एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट organized by Rotary Club of Jalna Rainbow. One of the topics therein, save water, save life. इसके ऊपर लिखना है. आप पूछो. एलोक्यूशन, वक्तृत्व स्पर्धा, यू नो वक्तृत्व स्पर्धा, भाषण, तो वो कंपटीशन है. ओके.
वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन है। टॉपिक है ढींका चिका। अब क्या, ओके, यू नो 7 तारीख को आई होप कि सैटरडे नहीं होगा, ज्यादा हुई होंगी। Imagine that there is an annual day program in your junior college and you are supposed to speak on the occasion of send off ceremony. मतलब क्या? एग्जैक्टली क्या करना? Annual day program in your junior college and you are supposed to speak on the occasion of send off ceremony. मतलब इमेजिन करो कि आप शादी में जा रहे और वहां पर समझो आपके दोस्त के दादाजी गुजर गए। प्रिपेयर अ स्पीच। मतलब करना क्या? एनीवे, यू डिलीवर ऑन द लास्ट डे ऑफ योर जूनियर कॉलेज। वेरी गुड। कंपेयरिंग करो मत, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल जाएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, फिर वो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, वेलकम स्पीच लिखना पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद एक एक करके प्रोग्राम्स कैसे होंगे, क्या होंगे, जो भी प्रोग्राम है उसके हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा लेंदी है, इतने सब पॉइंट्स लिखने होते हैं आपको उसमें। ओके, तो फिर हर एक बात, थैंक यू वेरी मच, वेलकमिंग द डिग्निटी। नाउ आई वेलकम द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द स्टेज। द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज मिस्टर एक्स वाई जेड एंड आई रिक्वेस्ट हिम टू टेक द सीट, वगैरह वगैरह, ऐसा आएगा। ओके, फिर मेन इवेंट्स वगैरह वगैरह ये सब आएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, प्राइस अभी है। हाँ, कंपेयर हमने को करना नहीं है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग आएगा। इसको एक, अगर आपको स्पीच में दिक्कत हो रही ना, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। Expand the following idea in about 100 to 150 words with the help of the following points. Rome was not built in a day. एक proverb इसमें दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि हर बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, ये पॉइंट्स उसके अंदर आपको रहेंगे। अब जब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया करेंगे ना, अगर आपको करने की इच्छा हुई, उसमें सबसे पहले अगर प्रॉवर्ब आया तो क्या करना? प्रॉवर्ब अगर आया तो सबसे पहले आपको बोलना है कि प्रॉवर्ब का लिटरल मीनिंग क्या है। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू नो कि रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली कैपिटल है ना? हाँ। एंड वॉज द एपी सेंटर ऑफ ऑल कल्चरल एक्टिविटीज वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था। ओके, and it is the city which attracted scholars and all the kinds of people all over the world. But to achieve that stature,
it has to go through many processes. So the creation wasn't easy. This is the literal meaning. आपको बोलना पड़ेगा. तो in this way, to create something that is big, it requires time. The same proverb, this proverb has some deep meaning as well. It wants to give us the message that whenever you want to create something great, it requires a lot of hard work and dedication and devotion and determination. तो आपने इसका लिटरल मीनिंग बता दिया. फिर आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे काम में आता है. यू कैन गिव एग्जाम्पल्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देते जाना, आपको एक्सप्लेन भी करना है. जैसे अलग अलग लोगों ने अपना एम्पायर बनाया. महाराष्ट्र के कुल देवत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एम्पायर बनाया. तो अपना एम्पायर बनाना, इट वॉज नॉट डन इन अ डे. ओके. तो उन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस दिए, इतने सारे लोगों की जान की बलि इसके लिए देनी पड़ी, तब इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया, मराठा एम्पायर. ओके. तो ऐसा कुछ भी अगर आपको बड़ा करना है तो आप लोगों के पास, यू शुड हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड. यू शुड हैव अ डिटर्मिनेशन कि आई विल अचीव वॉट एवर आई सेट माई एम फॉर. You should have devotion, devoted to that cause, that purpose, and a complete dedication that you will achieve whatever cost, whatever price it may require. Okay. In the whole journey, जैसा भी ये point आया है इसके अंदर, in the whole journey we face setbacks. कोई भी चीज अगर अपने को सीखना है ना, ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के बारे में सीखते हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ के बारे में सीखते हैं, है ना. बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं. मतलब मगर दो लोगों का मैं हमेशा बताना चाहूंगा कि दो लोगों को लाइफ में फॉलो करो. हमारे यहाँ दिक्कत ऐसी है कि हम इनको फॉलो तो करते हैं लेकिन सिर्फ नाम इनका यूज करते हैं, काम एक भी फॉलो नहीं करते हैं. दो लोगों को, भारत में रहने वाले लोगों ने सिर्फ दो लोगों को अगर अपना आइडल मान के उनकी जिंदगी का स्टडी किया ना, तो जिंदगी में कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता. पहले अंबेडकर तो है, लेकिन उसके साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट मतलब अपने प्रभु श्री राम, राम उनकी लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है. दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज. अभी उसके साथ साथ अंबेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, ये सब लोग भी है एग्जांपल के लिए अपने पास. लेकिन अगर हमको सेलेक्ट करना है दो लोग, तो प्रभु श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों की लाइफ हम के एग्जांपल्स देखिए, ऐसी कितनी सारी चीजें हम डील कर सकते हैं. तो सेटबैक्स आएंगे अपने लाइफ में, लेकिन यू नीड टू बी स्टेडफास्ट. यू नीड टू स्टैंड योर ओन डिसीजन, support it wholeheartedly, and you will achieve success, because fortune definitely favors the brave. You need to show that bravery. तो मतलब वट एवर थॉट में कम, जो भी ऐसा प्राहोब आया, पहले उसका लिटरल मीनिंग बोलो. जैसे नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, अगर ऐसा आया तो आपको बोलना है कि वेन एवर वी चूज अ बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट्स कवर. बट द proverb says that you shouldn't judge the content of the book based on its cover. Sometimes you may get surprised by poor cover but a very valuable content. ऐसा भी आपको लिखना पड़ सकता है. पहला मीनिंग हो. दूसरा मीनिंग, this proverb does not only apply for books. It is usually this proverb has universal application, as it has its reference and its effect on every walk of our life. It same goes for a person, same goes for a product. Okay, same goes for a scheme, plan, project. Okay, something that superficially appears to be unattractive can prove of immense value to us. इसके अपोजिट भी एक थॉट है, apparel oft proclaims a man.
ये कहा है, ऐसा सवाल आधा आधा दोनों आंखों में दिख रहा है आपके। एपरल्स मतलब कपड़े, ऑफ्ट मतलब ऑफन, प्रोक्लेम्स मतलब डिक्लेयर्स अ मैन, मतलब कपड़ों के ऊपर से भी इंसान की पहचान कर सकते हैं, है ना। दोनों थॉट्स का अपना विचार है। ये भी सही है, इसलिए सही है क्योंकि कभी कभी हमको किसी इंसान को जानने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो उतना स्किल अपने पास होना चाहिए कि उसके झलक मात्र से हम पहचान जाए कि हाउ मच वाटर दिस इंसान इन। तो इतना हमको पता चलना चाहिए थोड़ के में देखकर। आपके पेरेंट्स ने 5 मिनट के पहचान में से, आपके मदर ने 5 मिनट के इंटरव्यू में से पिताजी के साथ शादी कर ली थी, और देखो नतीजा। अच्छा हंस रहे आप। आई वॉज थिंकिंग कि यस आप ऐसा करेंगे, आप बोल रहे "हाँ, देखो नतीजा"। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मतलब 5 मिनट के पहचान में देख लिया कि हाँ यार ये इंसान सही है। और आजकल के जमाने में 6 से 7 लिव इन में रहने के बावजूद भी लोग टुकड़े करके थैले में पैक कर देते हैं। मीन्स इसमें फिर क्या इंपॉर्टेंट है? एप्परल सॉफ्ट प्रोक्लेम्स अ मैन, है ना। थोड़ी सी पहचान से भी काम हो जाता है, राइट। मैक्सिमम टाइम ये आपको इसके अंदर बताने का होता है, राइट। तो दोनों अपोजिट है, तो कम टाइम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको देख के एक मुझे किस्सा याद आता है, 21 मिनट का है किस्सा। मतलब एमए को पढ़ता था मैं, और ऑफ कोर्स आई हैड नो मनी, क्योंकि मैं सुबह मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, और जॉब करके फिर पढ़ता था। तो उसमें मेरे पास पहनने को चप्पल नहीं थी, कपड़े तो एक दो जोड़ी थे, पहनने को चप्पल नहीं थी, तो स्लीपर पहनता था। अब स्लीपर को भी पूरा घस के यूज करना, तो इसके लिए उसको जब ऐसा वो उसका रहता है ना, टूटता है फिर, हाँ, वो टूटने के बाद उसको फिर सिलाता था, फिर उसको स्टेपल भी मारता था, फिर स्टेपल मार के एक एक महीना उसको एक्सटेंड करता था। तो फिर एक हमारी क्लासमेट थी, उनको मैंने बुक मांगी थी कंप्लीशन करने के लिए, तो दीदी ने लिख के दिया, ऐसा बोले हाँ देती हूँ मैं बोल के बुक, और देने से पहले कुछ तो लिख के दिया, और उसमें दीदी ने लिखा था अ मैन कैन बी जज्ड बाय हिज शूज। मैंने पढ़ा, मतलब दीदी ने औकात बताई अपनी कि तेरे शूज से हम तुमको पहचानते। बोला वेरी गुड, अच्छा लगा वो थॉट। तो मतलब हाउ पीपल थिंक वो उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो वो भी एक थॉट है, ओके। जज अ पर्सन बाय हिज शूज, ये भी एक थॉट है। तो हर चीज का एप्लीकेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका लिटरल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग और उसके इंटरप्रिटेशंस लिखने होते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। मतलब आपको ये बताना है कि बिजनेस करते समय एक ही चीज में सब कुछ मत लगा, इन्वेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स, ओके। क्योंकि अगर उस अंडे पे अगर कोई बैठ गया तो खत्म हो गया। तो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि अडानी में सारे शेयर्स कुछ लोगों ने लगा दिए, अब वो अडानी नहीं तो क्या कहेंगे उनको। और जालना में तो कॉइन का चालू है, कुछ लोगों ने सारे के सारे अंडे अपने खुद ने दिए हुए भी, लोगों ने दिए हुए सारे, मतलब अपने सब अंडे उसके अंदर डाल के गवर्नमेंट बैठ गई उसके ऊपर, ऐसा ऐसा बोला है। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जो जल्दी उठता है, उठने के ऊपर भी है, गेट अर्ली मॉर्निंग, जिसको उठने की आदत होती है उसके ऊपर भी है, और बाकी जगह पे भी जल्द डिसीजन लेना इसके ऊपर भी ये इम्प्लाई करता है। नॉलेज इज पावर, ये तो पॉइंट है, टॉपिक किधर है? अच्छा 7 तारीख, ओके। कमिंग बैक टू दिस, आई होप ये समझ में आ गया। एंड लास्ट टॉपिक, फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप अगर प्रिपेयर करना चाहे तो एक आध का प्रिपरेशन कर सकते हैं। केशव ने वेंसडे का किया था,
कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन बुक रिव्यू भी आ सकता है। आपको बुक रिव्यू भी लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो करना है तो दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके। ब्लॉग राइटिंग अवॉइड करते हैं हम इसलिए क्योंकि इसका फापट पसारा बहुत ज्यादा है। मतलब अ, वो बॉक्स बनाओ, सब 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 चीजें इतना है कार्यक्रम की, सर्च का बटन डालो, फिर उसके बाद एरो डालो, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, सब 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 लिखना पड़ता है। फिर साइड बार बनाना पड़ता है, हेडर बनाना पड़ता है, फुटर बनाना पड़ता है, प्राइवेसी पॉलिसीज। बोला नहीं आपने, लेकिन मैंने सुना। सब बोले बस 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 सर, मतलब सुना नहीं जा रहा आपको, मुझे मालूम है, इसलिए लिखा तो जाएगा ही नहीं। इसके लिए बेस्ट है आप ये दो चीजें जो में से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। अपील हम ज्यादा इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये लिखना ज्यादा इजी है। अच्छा, इसको इजी होने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने ब्लंडर किए हुए हैं अभी एग्जाम में, मैं बताता हूँ आपको। अपील में आपको पहले बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में जो भी टॉपिक आपको दिया जाए उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है। जैसे प्रिपेयर एन अपील in the form of handout on the topic say no to smoking, say no to tobacco in proper format with the help of following points। तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। उस बॉक्स में मानिकचंद की पुड़ी ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ, गोवा बनाना पड़ेगा, तंबाकू की पुड़ी, फिर नो स्मोकिंग का ऐसा एक सिंबल वगैरह डालना पड़ेगा, हाँ, गाय छाप भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसा बनाना पड़ेगा। और इसमें मैंने जो पेपर्स देखे ना उसके अंदर एक चीज मुझे मिसिंग दिखी, वो है स्लोगन्स। स्लोगन्स आप लोगों ने बहुत कम लिखे हुए, इसके अंदर स्लोगन्स यूज करने पड़ते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे है मेक परस्यूएसिव अपील, स्ट्रेस द इविल ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको, वेन्यू, डेट, टाइम, एड योर ओन पॉइंट्स। किसका वेन्यू क्या पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझो ऐसा कोई सेमिनार लिया जा रहा है, रैली हो रही है, तो हमको लिखना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक हैंड आउट आपको करना है। फिर आप हैंड आउट बनाएंगे, एक पैम्पलेट बनाएंगे, पैम्पलेट देंगे, एक शेतकरी लेगा, वो दो लेगा, बोले एक और है क्या, बोले हाँ, क्यों, बोले तंबाखूची पुडी फुटली माझ्या, त्याच्यामध्येच तंबाखू बांधून ठेवतो। तो ऐसा होगा। तो उसमें पिक्चर्स वगैरह बनाना है प्रॉपर। और इसको ना थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाओ, क्योंकि सिमेट्री अच्छी लगती है। मतलब इधर एक पिक्चर, इधर एक पिक्चर, इधर एक पिक्चर, इधर एक पिक्चर, या एकदम सेंटर में पिक्चर बनाओ। तो ऐसा सिमेट्रिकल रहेगा ना, इट लुक्स गुड। नहीं तो इधर एक पिक्चर बनाया, इधर एक बनाया, ऐसा एसिमेट्रिकल चीजें ना मतलब अच्छी नहीं लगती है। ओके। वो प्रॉपर है, और सेंटर पकड़ के सब चीजें लिखो आप। मतलब जो भी लिखना है स्लोगन्स वगैरह प्रॉपर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। और परस्यूएसिव अपील का मतलब क्या होता है, सामने वाले को परसुएड करना है, एक आध काम करने के लिए सामने वाले को हमको क्या करना है, इंस्पायर करना है। तो ऐसे वर्ड्स उसके अंदर होना चाहिए। जैसे टोबैको के लिए से नो टू टोबैको, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। से नो टू डेथ। ओके। टोबैको इज सिनोनिमस टू कैंसर, स्मोकिंग इज इक्वल टू डाइंग। ओके। वैसे डाइंग इज बेटर, लेकिन वो जो थिएटर में दिखाते हैं ना, जिसको हम देख नहीं पाते, अगर भाई बस कर, वो ऐसा निकाला हुआ वगैरह सब जो रहता, क्या नाम रहता आदमी का वो, तो वो देखा नहीं जाता, वो ज्यादा खतरनाक है। ओके। तो आप इधर लिख सकते हैं स्लोगन्स, लिख सकते हैं परस्यूएसिव अपील्स लिख सकते हैं। मतलब
यू शुड नॉट डू दिस, सामने वाले को ऐसा प्लीज यूज कर सकते हैं ऐसे। और फिर टोबैको के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बता सकते हैं। ओके। और आजकल तो बच्चे भी, हाँ, XYZ स्कूल में 8 दिन पहले, XYZ इसलिए बोला मैं, अब सर्च करना कौन सी XYZ है। XYZ स्कूल में 8 दिन पहले वॉशरूम में 7th के बच्चे ई सिगरेट पीते हुए पाए गए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। क्या बोलते हैं उसको, हो क्या? नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, नहीं मालूम है, मतलब पीते ऐसे थोड़ी ना है। एनीवे, पर 7th के बच्चे, और वो महंगी होती है ना, 1500 रुपए। एनीवे, बट आप बता सकते हो उसके इफेक्ट्स क्या क्या है? बॉक्स बना के लिखो, अपील लिखो, पिक्चर बनाओ, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अगर रैली वगैरह है तो आपको टाइम भी बताना पड़ेगा, रैली कब निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ पे रुकेगी, कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा, ये सब। उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है तो वो भी लेना पड़ेगा, अगर चार्जेस लेते हैं तो लोगों को टी शर्ट वगैरह भी देने पड़ते हैं, टी शर्ट टोपैग ये पैड डालने पड़ते हैं। अपील in the form of handout creates awareness on topic, save earth save the universe in proper format, बहुत सारी चीजें दिए हुए, लोगो, पिक्चर, अट्रैक्टिव स्लोगन, परस्यूसिव अपील से करना है। ये सब टॉपिक्स पढ़ के देखो। और राइटिंग सेक्शन इजी है, मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोगों के लिए खास करके बहुत ज्यादा इजी उसको बनाया गया है। ओके, तो ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नीट क्लीन रहना। स्पेशल आज इसमें से जो राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स है ना, आज सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करो। रोज इतना भी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके। एक बार, एक कुछ पेपर्स बाकी है चेक करने के, फिर भी जितने हो गए उतने मैं लेके आया हूँ, उतने देता हूँ। श्रेया 55 मार्क्स। मार्क्स बताऊं कि नहीं बताऊं? ठीक है बताता, ठीक है बताता। नहीं का मतलब हाँ होता है। बताऊं क्या? मिष्टी जैन, ठीक है, अब बताता नहीं कि 41 मार्क्स है इनको। केशव मल्लावत 57, पायल पाचपुले 46, यशवी शाह 51, प्रगति रुनवाल नहीं 30, स्नेहा चौहान 27, झील 53, जतिन गहलोत 33, चेतन 55, भावेश, भावेश का टोटल रह गया, भावेश परम बताता हूँ, मधुर 45, आयशा पठान, योग रुनवाल 51, युवराज बायस 47, दिव्या आडेप 47, अर्जो 49 है बेटा, प्रथम चौधरी 17, आदिति काटकर 53, प्रसाद मोर को अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स है 65, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुणाल देमड़ा, कुणाल 27, इसमें नाम नहीं है, पता नहीं कौन है। आस्था ठक्कर 44,
केतकी 40, डिनल 46, पार्थ शर्मा कहाँ है 38। बाकी लोगों के पेपर्स कल मिलेंगे। कल 10 से 11:30 अपना रिवीजन का टॉपिक है पोएम्स। पोएम्स टोटल आपको एग्जाम में आते 14 मार्क्स के लिए, तो कल 14 मार्क का रिवीजन रहेगा। थैंक यू। हाँ कौस्तुभ, टेबल हर जगह पे बनाना है, wherever you are asked to make. I'll talk to you about this topic. Okay, bye. Thank you, sir.